हेलो फ्रेंड्स, बुक है आर्ट ऑफ हैप्पीनेस। इस बुक में दलाई लामा और इस बुक के राइटर हावर्ड सी कटलर ईस्ट और वेस्ट में ह्यूमन साइकोलॉजी के डिफरेंस पर बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि रियल हैप्पीनेस क्या है और क्या ये अचीव की जा सकती है। ईस्टर्न और वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट दोनों मानते हैं कि हमारे माइंड में कुछ डिस्पोजिशंस और इम्प्रिंट्स होते हैं जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से यानी हमारे पुराने अनुभवों से बनते हैं और इनका इतना डीप इम्पैक्ट होता है कि इससे हमारा बिहेवियर तक इफेक्ट होता है। लेकिन ईस्टर्न साइकोलॉजी ये मानती है या ईस्टर्न फिलॉसफी ये मानती है कि ये इम्प्रिंट्स हमारी पास्ट लाइफ से भी आते हैं, जबकि वेस्ट के लोग पास्ट लाइफ को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरा मेन पॉइंट इन दोनों में डिफरेंस का ये है ईस्ट और वेस्ट में कि वेस्टर्न साइकोलॉजी सिर्फ पेशेंट के डिप्रेशन के सिम्टम्स को ट्रीट करती है या उनमें एंग्जाइटी है तो उसको ट्रीट करती है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन वेस्टर्न साइकोलॉजी में ये नहीं मानते लोग कि जिन लोगों को ट्रीट किया गया है वो बाद में खुश रहते भी हैं या नहीं। उनके अकॉर्डिंग हैप्पी मोमेंट में लोग फील लाइक समथिंग कम आउट ऑफ ब्लू होता है, अचानक खुशी मिलती है। हैप्पी वर्ड हैप से लिया गया है जिसका मतलब है लक बाय चांस, या फिर ये मानते हैं कि हैप्पीनेस कोई सस्टेन कर ही नहीं सकता या डेवलप कर ही नहीं सकता। लेकिन ईस्टर्न साइकोलॉजी टोटली डिफरेंट न्यू तरीके से इसको एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि ट्रेनिंग ऑफ माइंड से, जिससे हम इंटेलेक्ट यूज़ करके फीलिंग्स को, हार्ट को, माइंड को, इन सभी की ट्रेनिंग से प्लस अपने इनर डिसिप्लिन से और अपने एटीट्यूड को चेंज करके हम अपना पूरा दृष्टिकोण, अपना अप्रोच ऑफ लिविंग बदल सकते हैं। इनर डिसिप्लिन में उन फैक्टर्स को कल्टीवेट करते हैं जिनसे खुशी बढ़ती है, हैप्पीनेस बढ़ती है, और उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके जिनसे सफरिंग आती है उनको ग्रेजुअली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। और इस मेथड से ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी इंसान को हैप्पीनेस ज़रूर मिलती है। हैप्पी लोगों की पहचान ये होती है, ये लोग सोशल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, टॉलरेट होते हैं, लविंग और फॉरगिविंग होते हैं, ओपन होते हैं एंड दूसरों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फैमिली और सोसाइटी को भी इनसे बहुत बेनिफिट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि हैप्पीनेस मिलती कैसे है। हैप्पीनेस किसी भी व्यक्ति के स्टेट ऑफ माइंड पे डिपेंड करती है रादर देन एक्सटर्नल फैक्टर्स के। ये उसके दृष्टिकोण या आउटलुक पे डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन को किसी भी पर्सन का देखने का क्या नज़रिया है। सपोज़ किसी इंसान में कंपैरिजन करने की आदत है तो वो खुद को इन्फीरियर फील करता है। वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, ब्यूटी, वेल्थ, इनकम, एनीथिंग। इससे उस पर्सन में अनहैप्पीनेस होगी। लेकिन दलाई लामा कहते हैं कि यदि हम इस कंपैरिजन को इस तरह से करना सीख लें कि हम अपने से नीचे लोगों को देखें तो हमको लगेगा कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं, हम कितने सक्सेसफुल हैं, हम कितने ब्यूटीफुल हैं। तो हम में ग्रेटिट्यूड होगा और सेटिस्फेक्शन होगा। इनफैक्ट राइट मेंटल एटीट्यूड हैप्पीनेस लाएगा। लेकिन यदि राइट मेंटल एटीट्यूड नहीं होगा तो हेल्थ और वेल्थ दोनों ख़त्म हो जाएंगी, और हेट या एंगर में जीने से आपके रिलेशंस भी ख़त्म हो जाएंगे। सो आउटलुक को चेंज करके हैप्पीनेस मिल सकती है। इसी तरह से डिज़ायर्स को, ग्रीड को या ओवर एक्सपेक्टेशन को चेंज करना होगा, क्योंकि जो डिज़ायर्स हैं वो ग्रीड या ओवर एक्सपेक्टेशन में बदलने में देर नहीं लगती।
और इस वजह से लोगों में फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, कन्फ्यूज़न, अनहैप्पीनेस बढ़ जाती है। इसका सॉल्यूशन दलाई लामा बताते हैं कंटेंटमेंट। यदि कंटेंटमेंट होगा, इससे इनर हैप्पीनेस बढ़ेगी। द एंटीडोट ऑफ ग्रीड इज कंटेंटमेंट। हैप्पीनेस लाइज इन व्हाट वी हैव। हैप्पीनेस किससे मिलती है? जो हमारे पास है। मोमेंट्री प्लेजर्स को हैप्पीनेस की वजह नहीं समझना चाहिए। लाइफ में चॉइसेस बनाते समय ये अप्रोच कि जो चीज़ें हैप्पीनेस देती हैं उनको अपनाना और जो हमारे लिए हार्मफुल हैं उनको छोड़ देना, गिव अप कर देना, डिनाई कर देना। चॉइस बनाते हुए सिर्फ ये क्वेश्चन माइंड में प्ले करना कि क्या ये चीज़ें हमको हैप्पीनेस देती हैं। सेंसरी प्लेजर्स की बात नहीं है, इससे लाइफ का फोकस शिफ्ट हो जाएगा। राइट डिसीजन लेना इजी हो जाएगा। हम ज़्यादा रिसेप्टिव बनेंगे, ओपन होंगे टुवर्ड्स द जॉय ऑफ लिविंग। और ये कैसे आएगा? ये आएगा ट्रेनिंग ऑफ माइंड से। यहाँ पर ये लर्निंग काम आएगी। हम पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करके नेगेटिव इमोशंस को डिस्कार्ड करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हेट्रेड, जेलसी, एंगर, ये हमारे माइंड को की नेगेटिविटी को बढ़ा देती हैं। फियर, इनसिक्योरिटी और हेजिटेशन की तरफ ले जाती हैं। वहीं यदि हमारे में पॉजिटिव इमोशंस होंगी, लव, काइंडनेस, कंपैरिजन, कंपैशन, ये पॉजिटिव फीलिंग्स होंगी, तो हमारा बेटर साइकोलॉजिकल हेल्थ और हैप्पीनेस होगा। हाँ, चेंज में टाइम लगेगा। इवन फिज़िकल चेंज भी टाइम लेता है। जैसे कि आप एक क्लाइमेट से दूसरे क्लाइमेट में जाते हैं तो बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। तो जैसे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए विटामिन और अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, उसी तरह हमें नेगेटिव मेंटल स्टेट को सुधारने के लिए तरह तरह की अप्रोच और मेथड चाहिए, जिससे कॉम्प्लेक्स नेगेटिव मेंटल स्टेट बदला जा सके। और ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि माइंड को जैसा भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं, माइंड उसी के अकॉर्डिंग नए कनेक्शंस बना लेता है। इनफैक्ट ब्रेन की कॉन्फ़िगरेशन, वायरिंग की नए थॉट्स के अकॉर्डिंग होने लगती है। माइंड हमारा रिकॉन्फिगर होना शुरू हो जाता है और इसके कारण न्यूरॉन्स का फंक्शन भी चेंज हो जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रेन की इनहेरेंट कैपेसिटी चेंज होती है और इसको क्या कहते हैं? प्लास्टिसिटी। बाय मोबिलाइजिंग आवर थॉट्स एंड प्रैक्टिसिंग न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, हम नर्व सेल्स को रीशेप कर सकते हैं। चेंज द वे आवर ब्रेन वर्क। सो इनर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। कैसे? नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करके पॉजिटिव थॉट्स के साथ में नए न्यूरल सर्किट बनेंगे और ट्रेनिंग ऑफ माइंड से हैप्पीनेस एक रियल पॉसिबिलिटी बन जाएगा। वैसे इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल आप सबने पढ़ भी रखे हैं, जैसे कि कालिदास एक महान कवि के रूप में बदल गए, तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, इनके एग्जाम्पल है हमारे सामने कि माइंड की ट्रेनिंग से सब कुछ पॉसिबल है। भगवान बुद्ध जिन्होंने एनलाइटमेंट पा लिया, बट इसके लिए एथिकल डिसिप्लिन बहुत ही ज़रूरी है। माइंड को होलसम एक्शंस में लगाना है। अनहोलसम एक्शंस ऐसी फायर है जो हमारी हैप्पीनेस को हमसे छीन लेती है। दलाई लामा कहते हैं कि सभी लोगों की फंडामेंटल नेचर जेंटिल होती है, अच्छी होती है, कंपैशनेट होती है, अग्रेसिव नहीं होती। इस तरह से यदि हम ये चीज़ याद रख पाए तो हम रिलैक्स फील करेंगे, हम में लोगों के तरफ ट्रस्ट डेवलप होगा और हम हैप्पी फील करेंगे और आसानी से जिएंगे। लाइफ का पर्पस मीनिंगफुल होना चाहिए। लोगों को कंपैशन के साथ डील करो। हम लोगों से पॉजिटिव रिस्पांस चाहते हैं, लेकिन क्या हम ये इनिशिएटिव खुद ले पाते हैं?
सो दलाई लामा कहते हैं आप शुरुआत कीजिए, और अकेले तो हम दुनिया में रह नहीं सकते, हम सब किसी ना किसी तरह से दूसरों पर डिपेंड करते हैं। जब आप इस तरह से इंटरकनेक्टेड फील करेंगे तो इंटर डिपेंडेंस फील करेंगे और आप काफ़ी सॉफ्ट फील करेंगे। हमेशा लोगों के साथ एम्पैथी फील करो, उस पर्सन के जगह पे खुद के को रख के देखो। इट विल हेल्प टू डिवेलप कंपैशन और कंपैशन डेवलप होगा आप में। और कंपैशन को बुद्धिज्म में इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। इस स्टेट ऑफ माइंड में लोग नॉन वायलेंट और नॉन हार्मिंग और नॉन एग्रेसिव होते हैं। ये एक ऐसा मेंटल एटीट्यूड है कि हम विश करते हैं कि लोगों में सफरिंग ना हो। जिन लोगों में कंपैशन होता है वो कभी किसी को दुखी परेशान नहीं देख सकते। वी हैव अ सेंस ऑफ कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्ट टूवर्ड्स अदर्स। एक स्टडी के अकॉर्डिंग कंपैशन की फीलिंग होने पर लोगों में सलाइवा चेक किया तो उसमें पाया उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए बढ़ गया था, जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से लड़ने में हेल्प करता है। ये एक एंटीबॉडी है। कंपैशनेट और केयरिंग लोगों का फिजिकल और इमोशनल हेल्थ अच्छा होता है। जो लोग हमेशा सबकी हेल्प करने के लिए आगे रहते हैं वो हैप्पी और काम होते हैं, उनमें डिप्रेशन नहीं होता। दलाई लामा कहते हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, उनसे बचा नहीं जा सकता। चाहे बीमारी हो या ओल्ड एज हो या डेथ हो, सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में सोचकर इनको अवॉइड करने की कोशिश करना ये गलत अप्रोच है। इससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिल सकता है। बेटर अप्रोच ये है कि उनको डायरेक्टली कन्फ्रंट करो। वो एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे वॉर में यदि आप अपने एनिमी की पावर या कैपेबिलिटी से अनजान हैं तो आप अनप्रिपेयर्ड हैं, आप डर की वजह से ही पैरालाइज हो जाओगे। और यदि आपने अपने ओपोनेंट, अपने दुश्मन की स्ट्रेंथ का पता चल गया है आपको, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप कर लोगे एंड विल कन्फ्रंट हिम विद करेज। सो अपनी प्रॉब्लम्स को दबाने के बजाय उनको फेस करने के लिए तैयार रहो। बट रिमेंबर, इससे वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो जाएगी, बट आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, आपका डर कम हो जाएगा। दलाई लामा कहते हैं सफरिंग को एक्सेप्ट करने में एटीट्यूड सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा एटीट्यूड कि हम तो सफरिंग डिज़र्व ही नहीं करते या हम विक्टिम फील करते रहें पूरी लाइफ, ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है टाइप। और दूसरी अप्रोच क्या है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लें कि सफरिंग तो लाइफ का पार्ट है। इससे आप में एक टॉलरेंस डेवलप होगा। और यदि लाइफ की एडवर्सिटीज़ में नेगेटिव आउटलुक रखते हैं हम लोग, तो लाइफ मिजरेबल हो जाती है। बुद्धिज्म में सफरिंग के 3 कारण माने जाते हैं। इग्नोरेंस यानी ये समझ ना होना कि हम कौन हैं। क्रेविंग एंड हेट्रेड, ये तीनों पॉइजन हैं जो माइंड को ख़राब करते हैं, पॉइजन करते हैं। यदि हम सफरिंग को अवॉइड करते हैं, रिजेक्ट करते हैं या डरते हैं तो कभी भी सफरिंग से फ्रीडम नहीं पा सकेंगे। सफरिंग कभी कभी सेल्फ क्रिएटेड भी होती है, यानी अपनी प्रॉब्लम के लिए हम दूसरों को ब्लेम करते रहें, कभी अपनी उस सफरिंग को याद कर कर के अपने पेन को ज़िंदा रखते रहें, माइंड में उसको चलाते रहें, हर्ट होते रहें, मैग्नीफाइंग आवर इनजस्टिस इन द प्रोसेस, और ये सोचते रहना काश हमारी सिचुएशन बदल सकती, बट इट नेवर डज, वो तो कभी नहीं बदलती। पेन और सफरिंग को और बढ़ा देती है। कभी हम ओवर सेंसिटिव होकर या कभी किन्हीं चीज़ों पे ओवर रिएक्ट करके, छोटी छोटी बातों पे, कई बार बातों को पर्सनली लेकर, कई बार एक छोटी सी बात को इतना सीरियसली लेना और उसको बढ़ा देना, ब्लो देम अप आउट ऑफ प्रपोर्शन, और कई बार इम्पॉर्टेंट चीज़ों के टूवर्ड्स बिल्कुल इंडिफरेंट हो जाना। तो जो चीज़ शायद हमारी लाइफ पर प्रोफाउंड इफ़ेक्ट डालती हैं वो हैं उनके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस और इम्प्लीकेशंस हो जाते हैं हमारी लाइफ में। ये इम्पॉर्टेंट है
कि यदि हम हेट और एंगर वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा दिनों तक पालते रखते हैं तो इस तरह की बातें और उस तरह की बातें लोगों से बार बार करते रहते हैं जिनसे आप गुस्सा हो या आप हेट करते हो, तो वो आपकी हेट और एंगर वाली फीलिंग बढ़ती चली जाएगी। अपने प्री कंसीव्ड नोशंस की वजह से, रिएक्ट करने की वजह से, इनफैक्ट वो जो हम सोच रहे हैं शायद वैसा कुछ ना भी हो, बट हम अपनी सोच के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर देते हैं। हम अपनी सफरिंग को और बढ़ा लेते हैं। कभी कभी हमको ऐसा लगने लगता है कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है, अनफेयर है। और इस तरह अब हमारे सामने एक्चुअल में दो प्रॉब्लम हो गई। एक तो जो प्रॉब्लम है वो है, और दूसरी क्या है वो हमने खुद खड़ी कर ली कि ये हमारे साथ अनफेयर हो रहा है। तो ये एडिशनल इंग्रेडिएंट है जो हमारे माइंड को रेस्ट नहीं करने देगा, हमारी इमोशनल सफरिंग में एक पावरफुल फ्यूल की तरह से काम करेगा। ये फीलिंग्स हमको डिस्ट्रैक्ट कर देंगी, भटका देंगी और हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर लेंगी। जो एनर्जी शायद हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते थे वो भी चली जाएगी। दलाई लामा इस अनफेयर वाली फीलिंग को हैंडल करने के लिए बताते हैं कि हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये हमारे ही कर्मा हैं। बट हर बात हम कर्मा पे भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इस तरह से तो हम हेल्पलेस फील करेंगे। कटलर बताते हैं कि वेस्टर्न फिलॉसफी गॉड क्रिएटर मानती है, कि भगवान बनाता है दुनिया। इस बात में बिलीव करती है कि जो भी हमारे साथ होता है वो गॉड की रचना के प्लान के अकॉर्डिंग होता है। बट गॉड मर्सीफुल है, वो ये मानते हैं। सो वो उनमें लव और फेथ होता है हमेशा। और साइकोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि हमेशा हमारी जो अप्रोच है वो ब्रॉड होनी चाहिए, वाइड होनी चाहिए। हम उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें ये देखना आना चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सिंपलेस्ट मेथड सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग से बचने का ये है कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, लाइफ बदलती रहती है। तो ये सोच के हमेशा माइंड में अपनी परेशानी को रखिए कि ये परेशानी आई है तो ये भी चली जाएगी। दलाई लामा कहते हैं कि सबको यही लगता है कि जो मैं फेस कर रहा हूँ कोई दूसरा फेस कर ही नहीं सकता, या किसी ने ऐसी सिचुएशन फेस की ही नहीं। इससे हमारा नैरो आउटलुक हो जाता है, हमारा सारा ध्यान प्रॉब्लम के बारे में चिंता करने पे ही फोकस हो जाता है। आई मीन सेल्फ एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इससे प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। इसके लिए वो शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव मेथड यूज़ करने के लिए बताते हैं। वो कहते हैं कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है। सपोज़ आप किसी पर्सन से हेट करते हैं, या कोई ऐसा पर्सन है जो हमारे एंगर को और ज़्यादा बढ़ाता है, ट्रिगर करता है, तो उस पर्सन के बारे में कोई ऐसी चीज़ याद करो या उसकी कोई ऐसी क्वालिटी को के बारे में सोचो जो पॉजिटिव हो। उस समय उस चीज़ पे फोकस करो और उसको एक नए एंगल से देखने की कोशिश करो। और ये तब तक करते रहो जब तक कि आपका एटीट्यूड उस पर्सन के टुवर्ड्स पॉजिटिव ना हो जाए। और ये एक या दो बार करने में शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन ट्रेनिंग ऑफ माइंड से आप एक नया व्यू पॉइंट उसके बारे में बना लोगे। और ये हमारे एटीट्यूड में कम्प्लीटली एक नया चेंज करके दूसरे को देखने का नज़रिया बदल देगा। हम हमेशा अपने अंदर हेट्रेट, इल विल और हॉस्टाइल फीलिंग्स के बर्डन को लेकर घूमते रहते हैं। इनफैक्ट दलाई लामा कहते हैं कि जो हमारे एनिमी हैं उनकी वजह से हम पेशेंस और टॉलरेंस से सीख पाते हैं। जो अपॉर्चुनिटी हमारे एनिमी हमको देते हैं, ऐसी तो अपॉर्चुनिटी हमारे फ्रेंड्स भी हमें नहीं देते इस तरह का पेशेंस टेस्ट करने की। उसके लिए उनको थैंक यू बोलो। एनिमी हमारे टीचर बन जाते हैं, ना वो हमें हर्ट करते, ना वो हमारे टुवर्ड्स नेगेटिव फीलिंग रखते, तो हम अपने आप को पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म करना भी नहीं सीख पाते, हमारी ग्रोथ नहीं होती। एक सक्सेसफुल साइकोथेरेपी आउटकम जो हम धीरे धीरे पेशेंस से अपने बिहेवियर में इम्प्रूव करके ला पाते हैं, वो अपने इन एनिमीज़ की वजह से ही होता है। सो थिंक अबाउट द एंड रिज़ल्ट। और एनिमीज़ की संख्या भी तो कम ही होती है, तो इस अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देना चाहिए।
It is our enemies that tests us, provide us with the resistance necessary for growth. नया पर्सपेक्टिव बनाने के लिए माइंड का फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स को अलग अलग पर्सपेक्टिव से देखिए और फिर अपनी चॉइसेस बनाइए कि किस तरह से सोचकर हम अच्छा फील कर पा रहे हैं। फ्लेक्सिबल या अडेप्टेबल होने का मतलब कमेलियन की तरह से बनना नहीं है। उसके लिए सही वैल्यू सिस्टम की हेल्प लेनी होगी, चॉइसेस अच्छी बनानी होंगी। कौन से गोल्स अच्छे हैं, वर्थवाइल हैं और कौन से मीनिंगलेस हैं, उनमें अंतर करना सीखना होगा। फ्लेक्सिबल माइंड की वजह से हम ज़्यादा रिजिलियंट हो जाते हैं, इवन इन द मोस्ट रेस्टलेस और टर्बुलेंट कंडीशंस। इवोल्यूशन तभी संभव है जैसे जो स्पीशीज़ एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को एडेप्ट करके चेंज कर लेती हैं, वो सरवाइव कर जाती हैं। हैप्पी लाइफ के लिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है और बैलेंस लाइफ से दलाई लामा का मतलब है सभी तरह के एक्सट्रीम्स को अवॉइड करना। जैसे प्लांट को ग्रो करने के लिए सही मात्रा में पानी, धूप की ज़रूरत होती है, ना कम ना ज़्यादा, इसी तरह से सेम हमारे लिए फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ पर हमें ध्यान देना होगा। बैलेंस फिज़िकल हेल्थ, ना ज़्यादा ना कम, और इसी तरह मेंटल और इमोशनल। ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा तो भी ठीक नहीं है, कम होगा तो भी ठीक नहीं है। ज़्यादा एरोगेंस से हम बहुत प्राइड फील करेंगे और यदि हम में बिल्कुल भी अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो हम डिप्रेस हो जाएंगे। तो इमोशंस का भी फ्लो ठीक तरह से मेंटेन करना है, ओवरफ्लो ठीक नहीं है और इमोशन लेस होना भी ठीक नहीं है। हमेशा मध्य मार्ग यानी मिडिल पाथ ही बेटर होता है। इस तरह से एकेडमिक्स और इंटेलेक्चुअल लर्निंग में भी बैलेंस ज़रूरी है। नॉलेज से अपना पर्सपेक्टिव वाइड करने में हमें हेल्प मिलती है और ये एक स्टेबलाइज़र की तरह से फंक्शन करता है। मानी आपको पावर सप्लाई उतनी ही देनी है जितनी आपको ज़रूरी है आपके लिए, ना कम ना ज़्यादा। अ काइंड ऑफ वेरी बैलेंस्ड और स्किलफुल अप्रोच। दलाई लामा कहते हैं कि पेन और सफरिंग को पावरफुल टूल की तरह से यूज़ करना चाहिए। पेन और सफरिंग में लाइफ का मीनिंग ढूंढ पाना, मतलब सफरिंग हमें अनफेयर लगती है हमेशा, आप हमेशा बोलते हैं व्हाई मी। ये इस तरह से करना है कि जब भी सफरिंग आए तो उसमें मीनिंग ढूंढना है, इनसाइट डेवलप करनी है। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस इतनी हेल्पफुल हो जाएगी कि आप ये एफर्टलेसली करने लगोगे। जैसे कि पेड़ की जड़ें जितनी ज़्यादा मजबूत होंगी, तूफ़ान को वो उतनी ही आसानी से झेल पाएंगी। लेकिन ये जड़ें एक दिन में तो नहीं फैल पाती, उनमें तो काफ़ी समय लगता है। यही बात पेन को सहने की स्टेज पर भी होती है। शुरू में परेशानियाँ आती है, बट धीरे धीरे ये एफ़र्ट काम करने लगते हैं। जैसे कि ये सोचना, जब माँ बच्चे को जन्म देती है, जो दर्द सहती है, तो सोचिए उसका रिज़ल्ट कितना सुंदर होता है। तो हमारी सफरिंग के बाद हमारी लाइफ भी बहुत सुंदर होगी। ये सोचें कि भगवान जो करता है हमेशा अच्छे के लिए करता है, शायद इसमें भी कुछ भलाई हो। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, व्हाट डज नॉट डिस्ट्रॉय मी मेक्स मी स्ट्रॉन्गर। इटली में 30 साल की वॉर और टेरर के बाद, ब्लड शेड के बाद मिशेलेंगेलो, लियोनार्डो दा विंची और रेनेसा प्रोड्यूस हुए। सफरिंग हमें टफ बनाती है और सॉफ्ट भी। टफ का मतलब है हमें स्ट्रॉन्ग और सॉफ्ट का मतलब है हमें सेंसिटिव और जेंटल। विलियम वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, अ डीप डिस्ट्रेस हैथ ह्यूमनाइज्ड माई सोल। सफरिंग से हमारा एटीट्यूड चेंज होता है और हम लोगों के साथ कनेक्टेड फील करते हैं। एक्चुअल में सफरिंग उतनी भी बुरी नहीं होती जितनी हम समझते हैं। उस समय अपने से ज़्यादा दुखी लोगों की परेशानी देखकर फील करके हम में बहुत हिम्मत आती है। हम खुद को फॉर्चुनेट फील करते हैं, हम में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आती है। पेन को फील करना और उसको सफरिंग समझना, यहाँ एक प्रोसेस काम करता है। पेन शुरू होता है तो नर्व स्टिमुलेट होती है और लाखों सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन को जाते हैं। इन सिग्नल्स से मैसेज ब्रेन के हायर एरियाज़ में जाते हैं।
और फिर ब्रेन उन मैसेजेस से पता लगाता है कि हमारा पेन कितना है, यानी हमारा रिस्पॉन्स तब डिसाइड होता है जब ये सिग्नल सब पहुंच जाते हैं। यहाँ पर माइंड उस पेन को एक वैल्यू असाइन करता है कि ओके ये इतना इंटेंस है या माइल्ड है। यहाँ पर पेन की इंटेंसिटी डिसाइड होती है। सफरिंग में जो हमें प्रॉब्लम होती है एक्चुअल में पेन और एक मैसेज या थॉट जो हमने उस पेन से क्रिएट किया है, जैसे कि फियर है, एंगर है, गिल्ट है, लोनलीनेस है, हेल्पलेसनेस है, ये हमने इसको कितना इंटेंसिफाई करके देख रहे हैं या इसको हम कम करके देख रहे हैं, ये किस बात पर डिपेंड करेगा? हमारे मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स पे। जैसे हमारे कोई चीज़ चुभ जाती है तो हमारा माइंड वो पेन असाइन करता है कि कितना पेन है। इसी तरह से अपनी इमोशंस के पेन को हमारी मेंटल और इमोशनल रिस्पॉन्स ही तय करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो लोग हैं, एक मज़दूर है और एक पियानिस्ट है। जो मज़दूर है उसकी उंगलियां भी इंजर्ड हैं और पियानिस्ट हैं वो उसकी भी फिंगर्स इंजर्ड हैं, लेकिन मज़दूर और पियानिस्ट का पेन फिज़िकल लेवल पे सेम होने के बावजूद मज़दूर खुश होता है क्योंकि जब उसको उसके काम के बदले में पेमेंट मिलता है, लेकिन पियानिस्ट को इंटेंस सफरिंग होती है। क्यों? क्योंकि वो पियानो को अपनी खुशी का कारण मान के बैठा हुआ था। उसका प्राइमरी सोर्स क्या था? जॉय का पियानो। सो मेंटल एटीट्यूड इन्फ्लुएंस करता है पेन को परसीव करने में और एंड्योर करने में, सहने में, कि पेन कितना है, हम उसे किस लेवल तक सह सकते हैं। इसलिए डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के पेन फील करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पेन सब में सेम होता है। सब लोगों की इंड्योरेंस वैल्यू अलग अलग होती है। माइंड जितनी वैल्यू पेन को देता है उसके अकॉर्डिंग ही लोग फील कर पाते हैं। बट नेगेटिव पैटर्न को छोड़कर यदि पॉजिटिव पैटर्न को अडेप्ट करने के लिए हमें आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें लर्निंग करनी होगी। देन कन्विक्शन, देन डिटर्मिनेशन, एक्शन एंड एफर्ट। कन्विक्शन से डिटर्मिनेशन बढ़ेगा और फिर ये एक्शन में ट्रांसफॉर्म होगा। सेंस ऑफ अर्जेंसी इज़ अ की फैक्टर। ये चेंजेस ओवरनाइट तो होंगे नहीं, मेंटल डेवलपमेंट टाइम लेगा, बट यदि लॉन्ग टर्म बेनिफिट को माइंड में रखकर चलोगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आप अपने रियलिस्टिक एटीट्यूड की इम्पोर्टेंस को ना भूलें। रास्ते में डिफ़िकल्टीज आएंगी, कंसिस्टेंट एफर्ट की ज़रूरत है। फाइंडिंग प्रॉपर बैलेंस इज़ नॉट ईजी। जैसे जैसे पॉजिटिव माइंडसेट बढ़ता जाएगा उतना ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे और नेगेटिव इमोशंस आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। दलाई लामा बताते हैं कि एक्चुअल में माइंड की बेसिक नेचर तो प्योर ही होती है। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू एलिमिनेट नेगेटिव इमोशंस कम्प्लीटली एंड प्योरीफाई माइंड को करना ईजी है। एंगर और हेट्रेट हमारी जजमेंट वाली पावर को छीन लेते हैं। हम कंफ्यूज रहते हैं। एंगर वाले इंसान से ही एनिमल्स भी लव नहीं करते। एंगर और हेट्रेट को सिर्फ पेशेंस और टॉलरेंस से ही ठीक किया जा सकता है। जब पेशेंस और टॉलरेंस आएगा तो फॉरगिवनेस अपने आप आ जाएगी। ईगो और कॉन्फिडेंस में अंतर करना आना एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। ऑनेस्टी एक गॉडली क्वालिटी है। जितना ज़्यादा आप ऑनेस्ट होंगे आप उतने ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। आपको एक्सपोज होने का डर नहीं होगा। फेथ, लव, कंपैशन, प्रेयर, ऑनेस्टी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस, पेशेंस, ये सभी हैप्पीनेस के रियल सीक्रेट्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।